नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही शानदार और अनोखे सफर पर निकलने वाले हैं। हम बात करेंगे मशहूर तमिल लेखक अशोक मित्रन के उस मजेदार वृत्तांत की जो हमें सीधे 1940 और 50 के दशक के मद्रास यानी आज के चेन्नई के जेमिनी स्टूडियोज की रंगीन दुनिया में ले जाता है। यकीन मानिए, ये सिर्फ फिल्मों के बारे में नहीं है, बल्कि उस दौर के इंसानी स्वभाव और कुछ बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं की एक बेहतरीन झलक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1940 में एस वासन ने जेमिनी स्टूडियोज की स्थापना की थी। भारतीय सिनेमा के उन शुरुआती दिनों में यह सबसे ताकतवर और असरदार फिल्म निर्माण संस्थाओं में से एक था। इसका रुतबा इतना बड़ा था कि इसने भारत में लोगों की जिंदगी के लगभग हर पहलू को छुआ था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प सवाल उठता है। दक्षिण भारत का एक आम सा क्षेत्रीय फिल्म स्टूडियो जो आम जनता के लिए फिल्में बना रहा है, वो अचानक इंटरनेशनल एंटी कम्युनिस्ट आंदोलनों और एक रहस्यमयी अंग्रेजी कवि के साथ कैसे उलझ गया? यही तो हमारी आज की कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है, जो लोकल सिनेमा के जादू को सीधे कोल्ड वॉर की ग्लोबल पॉलिटिक्स से जोड़ देता है। तो सबसे पहले जेमिनी स्टूडियोज के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वहां का रोजमर्रा का माहौल कैसा था। अब जब हम स्टूडियो के अंदर आ ही गए हैं तो पैनकेक के बारे में बात करना तो बनता है। नहीं, ये कोई खाने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये उस मेकअप ब्रांड का नाम था जिसे स्टूडियो सचमुच ट्रकों में भरकर खरीदता था। ग्रेटा गार्बो से लेकर वैजयंती माला तक हर बड़े स्टार ने इसे लगाया होगा। स्टूडियो का मेकअप रूम किसी बड़े हेयर कटिंग सैलून जैसा लगता था, जहां हर तरफ तेज चमकने वाली लाइट्स लगी होती थीं। जरा सोचिए उन बेचारों की हालत, जिन्हें उस भयानक गर्मी में घंटों बैठकर मेकअप करवाना पड़ता था। मेकअप करने वालों की पूरी एक टीम हुआ करती थी, जो इन पैनकेक्स और लोकल लोशन की मदद से किसी भी अच्छे भले इंसान को इंडोर शूटिंग की तेज रोशनी के लिए एक डरावने लाल रंग के प्राणी में बदल देती थी। यहाँ एक और चीज बड़ी दिलचस्प थी, स्टूडियो का स्ट्रिक्ट सिस्टम, यानी उनकी अपनी एक पदानुक्रम या हायरार्की। मेकअप डिपार्टमेंट में भी ये साफ दिखता था। जो चीफ मेकअप मैन था वो लीड हीरो हीरोइन का मेकअप करता था, और जो ऑफिस बॉय था उसके जिम्मे होती थी पूरी की पूरी भीड़। और मजे की बात यह है कि यह ऑफिस बॉय कोई छोटा बच्चा नहीं था, बल्कि 40 पार कर चुका एक आदमी था, जो कभी एक बड़ा स्टार या डायरेक्टर बनने का सपना लेकर यहां आया था। जब भी क्राउड सीन शूट होना होता तो ये भाई साहब एक बड़े से बर्तन में पेंट घोलकर सीधे लोगों के चेहरों पर पोत देते थे। वो खुद को थोड़ा बहुत कवि भी मानता था, लेकिन अपने काम से इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि बस क्या बताएं। अब इस फ्रस्ट्रेटेड ऑफिस बॉय के बिल्कुल उलट स्टूडियो में एक और बेहद दिलचस्प किरदार था, कोठामंगलम सुब्बू, जो स्टूडियो का नंबर 2 माना जाता था। सुब्बू सच में कमाल के इंसान थे। उनके अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा था। सबसे बड़ी बात, वो हमेशा खुश रहते थे और अपने बॉस के प्रति उनकी वफादारी तो बस देखने लायक थी। जब भी कोई डायरेक्टर किसी सीन को लेकर अटक जाता, सुब्बू तुरंत 14 अलग अलग आइडियाज के साथ हाजिर हो जाते। इसके अलावा वो एक बेहतरीन कवि थे जो आम लोगों के लिए लिखते थे। उन्होंने थिल्लाना मोहनाम्बाल जैसी एक बड़ी नॉवेल भी लिखी। और एक्टिंग तो वो लीड एक्टर से भी बेहतर कर लेते थे। वो इतने दरिया दिल थे कि उनके घर पर हमेशा दर्जनों रिश्तेदारों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन बॉस के इतने खास होने की वजह से वो उस मेकअप वाले ऑफिस बॉय की नफरत का सबसे बड़ा टारगेट बन गए थे। स्टूडियो के स्टोरी डिपार्टमेंट में एक और बड़ा ही अनोखा इंसान था, जो वहां का कानूनी सलाहकार यानी लीगल एडवाइजर था। इस वकील साहब का एक बड़ा ही ड्रामेटिक किस्सा है। एक बार सेट पर एक बहुत ही टैलेंटेड लेकिन थोड़े गुस्से वाली एक्ट्रेस बुरी तरह भड़क गई। जब पूरा सेट सन्न खड़ा था तो इस वकील ने चुपचाप अपनी रिकॉर्डिंग मशीन चालू कर दी। जैसे ही वो एक्ट्रेस सांस लेने के लिए रुकी, वकील ने बहुत ही शांति से कहा, 1 मिनट कृपया, और वो रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। रिकॉर्डिंग में कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन अपनी ही तेज और गुस्से वाली आवाज सुनकर गांव से आई वो एक्ट्रेस इतनी घबरा गई कि कभी उस सदमे से बाहर ही नहीं आ पाई। अनजाने में ही सही, उस वकील ने एक पल में उसका पूरा करियर खत्म कर दिया था। अब जरा इनके कपड़ों पर गौर कीजिए। पूरा स्टोरी डिपार्टमेंट खादी की ढीली ढाली धोती और सफेद कमीज पहनता था, लेकिन ये वकील साहब प्रॉपर पैंट, टाई और कभी-कभी तो लोहे के कवच जैसा दिखने वाला कोट पहनकर आते थे। गांधीवादियों और खादी पहनने वाले उन ख्याली पुलाव पकाने वालों की भीड़ में वो एक ठंडे दिमाग वाले इंसान थे। और सबसे फनी बात पता है क्या हुई? जब बॉस ने उस स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद किया तो शायद इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि किसी वकील की नौकरी इसलिए चली गई क्योंकि वहां के कवियों को काम से निकाल दिया गया था। चलिए अब स्टूडियो के अंदरूनी बातों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं उस समय के ग्लोबल पॉलिटिकल माहौल की।
साल था 1952, जब फ्रैंक बुकमैन की मॉरल रीआर्मामेंट, या जिसे शॉर्ट में MRA कहते हैं, उसकी करीब 200 लोगों की एक सेना मद्रास आई। असल में ये दुनिया भर में फैल रहे कम्युनिज्म के खिलाफ एक तरह का मूवमेंट था। जेमिनी स्टूडियोज ने इनका बहुत शानदार स्वागत किया। इनके नाटकों की कहानी तो बहुत ही सिंपल होती थी, लेकिन भाई उनके सेट्स और कॉस्ट्यूम एकदम फर्स्ट क्लास। उनके एक नाटक जोथम वैली का मद्रास के तमिल नाटक वालों पर इतना गहरा असर हुआ कि कई सालों तक यहाँ के हर नाटक में एक खाली मंच, सफ़ेद पर्दा और बांसुरी की धुन के साथ सनराइज और सनसेट दिखाया जाने लगा। MRA के जाने के कुछ महीनों बाद स्टूडियो में एक बिल्कुल ही अनजान अंग्रेजी कवि आता है, और यहीं से हमारी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। अब जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। इंग्लैंड से आए इस मेहमान के लिए एक पूरा का पूरा शूटिंग स्टेज खाली करवाया गया। उस अंग्रेज कवि ने आज़ादी और कविता जैसे टॉपिक्स पर पूरे 1 घंटे तक लंबा चौड़ा भाषण दिया, लेकिन सामने बैठे लोगों का रिएक्शन, सब एकदम सुन्न और कंफ्यूज्ड थे। किसी को एक लफ्ज़ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका इंग्लिश एक्सेंट वहाँ किसी के पल्ले ही नहीं पड़ा। सब बस यही सोच रहे थे कि भाई, हम तो आम जनता के लिए तमिल फिल्में बनाते हैं, हमारे स्टूडियो में इस अंग्रेजी कवि का क्या काम। इसे थोड़ा टाइमलाइन से समझते हैं। 1952 में MRA वाले आए। उसके कुछ महीनों बाद वो अंग्रेज कवि आया जिसका किसी को कुछ समझ नहीं आया, और ये बात कई सालों तक एक रहस्य ही बनी रही। लेखक अशोक मित्रन को भी नहीं पता था कि वो आखिर था कौन, जब तक कि सालों बाद उन्हें पोस्ट ऑफिस के बाहर फुटपाथ पर सेल में मिल रही 50 पैसे की एक किताब नहीं मिल गई। तो अब सवाल यह है कि वो रहस्यमयी अंग्रेज आखिर था कौन। लेखक ने जब वो डिस्काउंट वाली किताब उठाई जिसका नाम था द गॉड दैट फेल्ड, तो उसमें इस बात का जवाब छुपा था। इस किताब में 6 अलग-अलग लेखकों के एस्से थे, जिन्होंने बताया था कि कैसे वो कम्युनिज्म की तरफ आकर्षित हुए और कैसे फिर उनका उससे मोहभंग हो गया। और अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। उन 6 लेखकों में से एक नाम था स्टीफन स्पेंडर। जी हाँ, ये वही कवि था जो जेमिनी स्टूडियोज में भाषण देने आया था। ये नाम पढ़ते ही सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ हो गया। बात ये नहीं थी कि स्टूडियो का बॉस किसी महान कवि का सम्मान कर रहा था, बल्कि असलियत ये थी कि वो कम्युनिज्म के खिलाफ एक बहुत बड़ी आवाज को मंच दे रहे थे। तो देखा आपने कैसे एक छोटी सी कहानी पैनकेक मेकअप और स्टूडियो के अजीबोगरीब किरदारों से शुरू होकर सीधे कोल्ड वॉर की ग्लोबल पॉलिटिक्स तक पहुंच गई। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे दुनिया भर के राजनीतिक आंदोलन बहुत ही खामोशी से हमारी कला और रोजमर्रा की जिंदगी में घुस जाते हैं, यहां तक कि एक रीजनल फिल्म स्टूडियो में भी। क्या कला कभी राजनीति से पूरी तरह अछूती रह सकती है? इस सवाल के बारे में जरूर सोचिएगा। आज के सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।